If you want to succeed in your life, then give yourself permission to fail because failure is work in progress. Once again, welcome to my YouTube channel Loite Import and Exports. I am Vikas Khatri, International Business Trainer and Import Export Consultant. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिरकार आपको एक्सपोर्ट्स के लिए सैंपल कैसे भेजना है या फिर इंपोर्ट के लिए आपको सैंपल कैसे मंगाना है। आई एम वेरी श्योर आज से पहले आपने इस टॉपिक पे और भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बट आज के बाद आपको ना तो किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी की हेल्प चाहिए होगी कि आखिरकार एक्सपोर्ट्स के लिए सैंपल कैसे भेजना है। इसके लिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है एक्सपोर्ट्स के लिए, आखिरकार एक्सपोर्ट्स के लिए सैंपल कैसे भेजना है, और जो हमारा दूसरा पार्ट है इस वीडियो का वो है इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट से पहले सैंपल कैसे मंगाना है और किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट के साथ, एक्सपोर्ट के लिए सैंपल कैसे भेजना है। सबसे पहला जो हमारा आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन। आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपको यहां से सैंपल भेजना है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए और आपको चाहिए इनवॉइस। इनवॉइस बनाते वक्त आपको एक चीज का बड़ा ही ख्याल रखना है, वो है कि आपको एक लाइन मेंशन करनी है इनवॉइस में, दिस प्रोडक्ट इज ओनली फॉर द सैंपल पर्पस, नॉट फॉर सेल और कमर्शियल यूज। आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में भेजिए, बट हर बार आपको इनवॉइस में ये चीज मेंशन करनी ही पड़ेगी। जो दूसरी चीज है वो है आपकी पैकेजिंग। आपकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट यहां से भेजते हो किसी भी कंट्री में तो आपकी जो पैकेजिंग है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है, अगर आपकी जो पैकेजिंग है वो अच्छी नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट रास्ते में ही डैमेज हो जाएगा और जब तक आपके बायर को मिलेगा उसकी कंडीशन खराब हो चुकी होगी। तो इसके लिए आप पैकेजिंग अच्छी से अच्छी कीजिए। अगर आपको नहीं पता है पैकेजिंग कैसे करनी है तो जो भी कोई कुरियर कंपनी है जिसके थ्रू आप अपना सैंपल भेजना चाहते हो उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि मेरा आइटम फ्रेजाइल है या फिर पेरिसेबल है और इसकी जो पैकिंग है अच्छे से कीजिए। तो वो क्या करेंगे, उस पर एक टैग लगा देंगे, दिस प्रोडक्ट इज फ्रेजाइल। तो उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर केयर करी जाएगी और आपका जो प्रोडक्ट है आपके बायर तक पहुंचेगा वो सही सलामत और अच्छी कंडीशन में ही होगा। हमारा तीसरा पॉइंट है, आप कितनी वैल्यू तक आपका जो सैंपल है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपके जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 10,000 यूएसडी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका वेट, कितना वेट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। तो एज सच अभी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आप मिनिमम वेट से मैक्सिमम वेट भी भेज सकते हो। इसके बाद आता है कुछ रेस्ट्रिक्टेड आइटम है जो आप एज ए सैंपल बाहर कंट्रीज में नहीं भेज सकते हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका आइटम कौन सा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनिमल, प्लांट्स या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी आइटम या पार्ट, इस टाइप के आपके जो भी प्रोडक्ट है वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कौन सी कंपनियां हैं जिनके थ्रू आप अपना सैंपल भेज सकते हो। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, बट जो ट्रस्टवर्दी कंपनी है जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करती है, वो है फेडेक्स, ब्लू डार्ट, उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट और भी कई सारी कंपनियां हैं जो आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आपको लगता है कि ये सारी प्राइवेट कंपनीज थोड़ी सी महंगी है तो आप इंडियन पोस्ट की तरफ भी जा सकते हो, बट इंडियन पोस्ट में आपको एक नुकसान रहने वाला है, वो ये है कि आप 20 केजी से ज्यादा अपना प्रोडक्ट एज ए सैंपल में नहीं भेज सकते हो, कोरियर नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ जो ड्यूरेशन है उनका थोड़ा सा ज्यादा, मिनिमम 2 वीक्स है, 3 वीक्स भी लग सकते हैं, 4 वीक्स भी हो सकते हैं अगर आप इंडियन पोस्ट के थ्रू अपना सैंपल भेजते हो। बट प्राइवेट कंपनीज में आपको मैक्सिमम 3 to 4 डेज के अंदर आप अपना प्रोडक्ट भेज सकते हो। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि आखिरकार ये पे कौन करने वाला है, कौन बायर पे करेगा या सप्लायर पे करेगा, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपके कोरियर चार्जेस है, ये कौन पे करने वाला है। तो मैं आपको एक बात बड़े क्लियरली बता देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको फ्री में देना, तो अपने बायर को बोलिए कि उसको पे करना पड़ेगा। अगर आप उसको फ्री में दे सकते हो तो आप उसको दे सकते हो। और जहां तक सवाल होता है कोरियर चार्जेस का, तो आपका बायर ही पे करेगा। जितने भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं जो रेगुलर बिजनेस करते हैं, ज्यादातर लोगों का डीएचएल, फेडेक्स में अकाउंट होता है। तो आप अपने बायर को बोलिए आपका जो डीएचएल या फेडेक्स में अकाउंट है और मुझे नंबर दीजिए ताकि मैं आपको जो आपका सैंपल है वो भेज पाऊं। तो होगा क्या, जैसे ही आपके बायर को उनका सैंपल मिलेगा
तो वहां पे वो अपनी जो डिलीवरी चार्जेस है, कोरियर चार्जेस है, वो पे कर देंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोरियर चार्जेस के लिए। जो आपका बायर है वही पे करने वाला है आपके कोरियर चार्जेस। अब लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि आखिरकार सैंपल भेजते वक्त किन किन चीजों का हमको ख्याल रखना है। सबसे पहले बात आती है क्वांटिटी। आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सैंपल भेजते वक्त। मैं आपको लाइव बताता हूं, प्रैक्टिकल बताता हूं आखिर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आपको अपना सैंपल भेजना है। देखिए, अभी हम ज्यादातर जो काम है, हम बासमती का काम करते हैं, फूड आइटम्स का काम करते हैं। तो हम जो अपना सैंपल जो भेजते हैं लोगों को, वो होता है हाफ केजी का पैकेट। ये जरूरी नहीं है आप हाफ केजी का ही भेजें, डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। आप 100 ग्राम और 200 ग्राम का ही भेज सकते हैं, बट हमको लगता है कि पार्टी इंटरेस्टेड है, बिजनेस होगा, तो हम उनको हाफ केजी का पैकेट भेजते हैं। जैसे कि इसकी वेराइटी है 1121। तो आपका बायर मान लिया आपसे कोई प्रोडक्ट डिमांड करता है, तो उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी प्रोडक्ट का सैंपल भेजेंगे, आपके साथ के साथ दूसरे जो प्रोडक्ट है उनका भी सैंपल भेजिए। उससे होगा क्या, उससे होगा ये, जैसे कि मान लीजिए आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके कस्टमर ने डिमांड किया, उसकी वैरायटी पसंद नहीं आती है, तो आपका जो बायर है हो सकता है दूसरे प्रोडक्ट वो पसंद आए। इसीलिए हम उनके साथ क्या करते हैं, जैसे 1121 है, इसके साथ ये हमारा 1509 भी राइस हम ये भी बेचते हैं, और साथ में साथ जो हमारा सेला राइस है वो भी हम अपने बायर्स को या कस्टमर को जो भी सैंपल डिमांड करता है हम उनको भेजते हैं। ये तो बात हुई आपकी क्वांटिटी की, आपको कितनी क्वांटिटी भेजनी चाहिए। इसके साथ आपको एक चीज का और ख्याल रखना है, आपका जो विजिटिंग कार्ड है आपको वो भी इसमें साथ के साथ देना पड़ेगा। जैसे कि हमारा विजिटिंग कार्ड है हमारी कंपनी का, तो इसके पीछे हमारी जितनी भी वैरायटीज है बासमती राइस की वो सब मेंशन है। इन द फ्यूचर कस्टमर को भूल जाता है, याद नहीं रहता है, तो विजिटिंग कार्ड से उसको पता लग जाएगा किस किस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कंपनी का जो भी ब्रोशर है, कैटालॉग है, तो वो भी आप साथ में उसमें डालिए, ताकि आपके बायर को पता लगे आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या है और आप किन किन प्रोडक्ट्स में डील करते हो। उसको अच्छे से पैक कीजिए, उसको प्रेजेंटेबल तरीके से उसको भेजिए। तो ये सब चीजें हैं जो एक्सपोर्ट में आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको भेजना है, कौन सी कंपनी के थ्रू आपको भेजना है। चलिए अब हम बात करते हैं, आखिरकार आपको अपना इंपोर्ट से पहले आपको सैंपल मंगाना है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज है आपकी वैल्यू। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 5000 रुपीज से कम है, अगर आपका सप्लायर आपकी इनवॉइस में मेंशन करता है कि वो आपको एज एन गिफ्ट भेज रहा है, तो आपकी जो भी कस्टम ड्यूटी है वो नहीं लगेगी। इट मींस बिल्कुल जीरो कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 5000 रुपीज से ज्यादा है तो जो भी कस्टम ड्यूटी है, जो भी चार्जेस है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा वेट लिमिट। आप जो भी सैंपल मंगाते हो तो ध्यान रखिए कि उसका वेट 70 केजी से ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है एज एन कोरियर, एज एन पार्सल आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में 70 केजी से ज्यादा मंगाए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स। जैसे हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है बाहर सैंपल भेजना हर एक प्रोडक्ट को, वैसे ही इंपोर्ट के टाइम भी हमारी गवर्नमेंट हर एक प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, आप इनको एज एन इंडिविजुअल इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, एज एन सैंपल नहीं मंगा सकते हो किसी भी फॉर्म में। आप अगर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो तो आप बिल्कुल मंगा सकते हो, बट एज एन इंडिविजुअल आप नहीं मंगा सकते हो। तो आपको ध्यान देना होगा कि प्रोडक्ट आपको चेक करना पड़ेगा इंडियन कस्टम की वेबसाइट पे, आप कौन सा प्रोडक्ट एज एन सैंपल मंगा सकते हो या नहीं मंगा सकते हो। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पॉइंट यहां से सैंपल जब भेजते हो तभी भी ध्यान में रखना है, या फिर सैंपल मंगाते हो तभी भी ध्यान में रखना है। यह है अंडर बिलिंग। आखिरकार अंडर बिलिंग होता क्या है और हमको इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो अंडर बिलिंग क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है, चाइना से आपको वो सैंपल के रूप में मंगाना है, उसकी वैल्यू आती है 50,000 रुपीज। तो ऑब्वियस सी बात है आपको उस पर ड्यूटी और जो भी चार्जेस है वो पे करने ही पड़ेंगे। तो आप अपने सप्लायर को बोलते हो कि इसकी जो वैल्यू है इनवॉइस में वो आप दिखाना 10,000 या 20,000 रुपीज, ताकि होगा क्या, उससे आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो आपकी बच जाएगी।
बट जैसे ही प्रोडक्ट आपका इंडियन एयरपोर्ट पे आता है, जैसे ही कस्टम क्लियरेंस के लिए जाता है, जो भी हमारा कस्टम का डिपार्टमेंट है वो पर्टिकुलरली असेस करता है आपकी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। फिर मैटर नहीं करता आपकी इनवॉइस में वो 5 रुपीज है या 50,000 रुपीज है, जो भी वैल्यू उनको जेन्युइन लगती है, जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो उसके हिसाब से ही इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। मान लीजिए अगर आपकी इनवॉइस में जो भी वैल्यू है वो आपने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, आपकी बिल्कुल ठीक वैल्यू है, तो होगा क्या, उसमें जो भी कुरियर कंपनी है वो आपके लिए कस्टम क्लियरेंस करा के देगी और जो भी सैंपल आपको अपने ऑफिस या अपने घर पे मिल जाएगा। बट अगर आपने अंडर बिलिंग कराई है, कहने का मतलब ये है जो भी वैल्यू है उससे कम दिखाई है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कस्टम आपको बुलाएगा, आपको खुद ही जाना पड़ेगा कस्टम डिपार्टमेंट में क्लियरेंस कराने के लिए। हो सकता है कस्टम आपको पेनल्टी लगाए, जहां ड्यूटी आपको 10% भरनी थी वहां पे आपको 20% भरनी पड़े। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो भी इनवॉइस बनाते हो, इनवॉइस बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको सप्लायर को बोलना है कि आपको कितनी वैल्यू उसमें रखनी है, इनवॉइस वैल्यू 50,000 रुपीज है तो आप उसको 40,000 या 45,000 रुपीज रख सकते हो। बट ऐसा नहीं है 50,000 रुपीज की चीज को आप 5,000 रुपीज या 10,000 रुपीज दिखाए। ऐसा ही आपको जब भी सैंपल भेजते हो इंडिया से, उस वक्त भी आपको पूरा ख्याल रखना है, आपको अपने जो भी बायर है उससे पूछना है कि आपको वो एज एन गिफ्ट मेंशन करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इंडिया में 5,000 रुपीज तक फ्री ऑफ ड्यूटी चार्जेस है, हो सकता है उनकी कंट्री में 30,000 या 40,000 रुपीज भी हो, तो उनको क्या हो, फायदा क्या होगा आपके बायर को, उनको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो आपको ना तो वैल्यू कम दिखानी है ना ज्यादा दिखानी है, आपको सिर्फ पूछ के काम करना है आपके बायर से कि इनवॉइस वैल्यू कितनी दिखानी है। अगर बिना पूछे आप काम करोगे, अगर ज्यादा दिखा दोगे तो भी आपके बायर को दिक्कत है, कम दिखाओगे तो भी दिक्कत है। उससे होगा क्या, डील होने से पहले आपका जो बिजनेस रिलेशन है खराब हो जाएगा। हो सकता है आपने 50,000 रुपीज का आपने अपने बायर को सैंपल भेजा है और उसको ड्यूटी उस पर 10,000 रुपीज पे करनी पड़ रही है, तो वो यही समझेगा ना कि जो भी मेरा सप्लायर है उसको नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि सैंपल भेजना कैसे है। तो इसीलिए आप सीखिए, समझिए कि सैंपल भेजना कैसे है, बेसिक क्या है, डिटेल्स क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी आपके क्वेश्चन थे, जितनी भी डाउट्स थी, वो आपकी सब क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी आपको लगता है कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी। मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जिसमें हम डेली इंटरनेशनल मार्केट प्राइस अपडेट करते हैं अलग अलग कमोडिटीज का। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हो अपनी डिटेल के साथ मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे। अगर आप भी अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अगर आप भी ग्रो करना चाहते हो, ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप हमारे मिशन T20 को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, मुचा ग्रासियस, लेट्स ट्रेड टुगेदर, ट्राई टुगेदर।